अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना जिसमें रीजनिंग आती है, तो आपने उसमें अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा या फिर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी होगी, रीजनिंग की बुक उठा के देखी होगी, तो एक चैप्टर देखा होगा वर्ड एनालॉजी नाम से। अच्छा ठीक है, नहीं देखा तो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आपने देखा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ना अपने चैनल पे चैप्टर वाइज कंप्लीट रीजनिंग की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है हमने। तो आप इसका फायदा उठाओ। मैं नहीं बोल रहा लाइक सब्सक्राइब करो, नहीं, फायदा उठाओ। जितना मतलब जो भी ये क्वालिटी मिल रही है आपको, आप इसका फायदा उठाओ। ऐसे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है भाई अपनी जिंदगी बनाया जाए। तो देखो इस तरीके से आपने सवाल, चलो इसमें तो नहीं, लेकिन हाँ इस तरीके से आपने सवाल देखा होगा कि बीच में इस तरीके से रेशो होता है। और यहाँ पे देखते ही आप समझ जाते होंगे कि हाँ, जो इन दोनों में रिलेशन है वही इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए, और वहां क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे यहाँ पे अपने ऑप्शन में से फाइंड करना है। इतना तो आपके अंदर भी है समझ, और मुझे भी पता है कि हाँ इतना तो आप समझ गए होंगे। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं मॉक टेस्ट में, पेपर में, कि हमें पता नहीं चलता कि इसका आंसर क्या होगा। तो उसी को पता करने के लिए, उसी की प्रैक्टिस करने के लिए आज हमने ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखो अपना यहाँ पे क्या बोल रहा है, और उस पर हम 8-10 क्वेश्चन सवाल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि हाँ किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए। अगर हमें सवाल नहीं भी आए तो हम कैसे सॉल्व कर लें। भाई डम्बनेस का रिलेशन दे रखा है स्पीच के साथ। भाई बोल रखा है ना, डम्बनेस इज रिलेटेड टू स्पीच इन द सेम वे एज डैश इज रिलेटेड टू मेमोरी। मतलब जिस प्रकार डम्बनेस स्पीच से रिलेटेड है, उसी प्रकार क्या मेमोरी के रिलेटेड होगा। भाई डम्बनेस मतलब चलो ठीक है, पहले स्पीच जान लो। स्पीच मतलब एकदम फ्लुएंट वे में, जैसे अपना हिटलर भाई अपनी स्पीच से ही सबको इन्फ्लुएंस कर लेता था, अपने अंडर कर लेता था, अपना भक्त बना लेता था एक तरीके से, मतलब अपनी आर्मी में वो इंक्लूड कर लेता था। तो स्पीच मतलब एकदम फ्लुएंस, और एकदम ऐसा बोलना कि सामने वाला इन्फ्लुएंस हो जाए, आपका फैन हो जाए, वो स्पीच। और डम्बनेस मतलब मैं सही से बोल नहीं पाता, हकला नहीं पाता, वो वाली चीज। तो मतलब डम्बनेस आप समझ गए। मैं हकला 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 के बोल पा रहा हूँ सही से, पूरी एक कंप्लीट सेंटेंस एक एक ही बार में नहीं बोल पा रहा हूँ। और स्पीच मतलब एक ही बार में धड़ाधड़ पैराग्राफ बोले जा रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्पीच, अगर मैं सही से नहीं स्पीच कर पा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा, तो उस बीमारी को डम्बनेस कहते हैं। डम्बनेस एक तरीके की बीमारी है। तो वैसे ही अगर मैं कहूँ कि मेमोरी अगर मेरे पास सही नहीं है, अगर मेरी मेमोरी में केवल 2 MB का स्टोरेज है, मैं पता ही ये भी नहीं याद रख पाता कि हाँ मैंने कल रात में क्या खाया था क्या नहीं खाया था, तो अगर वैसी बीमारी कुछ मेरे को हो जाए, जहाँ पे लॉस ऑफ बीमारी कहते हैं, या फिर मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी कहते हैं, या फिर मेमोरी ना रहे, तो उस बीमारी को हम कहते हैं अमनीसिया। समझ में आया। लॉस ऑफ स्पीच इज कॉल्ड डम्बनेस। हालांकि पूरी तरीके से लॉस नहीं, हाँ मतलब गूंगापन और हकलाना वगैरह इस तरीके से रिलेटेड। तो स्पीच में अगर गड़बड़ा है तो डम्बनेस कहते हैं, तो मेमोरी में गड़बड़ा है तो एमनीसिया कहते हैं। रिकॉग्निशन तो होगा नहीं, थॉटलेसनेस भी नहीं होगा, इल्यूजन भी नहीं होगा। ये तो आप ऐसे ही पढ़ के कर सकते हो भाई। ऑप्शन नंबर 20। ओ भाई एक बात ध्यान रखना, 4-5 बार पूछा गया है ये सवाल। ये डमनेस और स्पीच तो मान लो इसमें अलग है, लेकिन मेमोरी और अमनेसिया वाला रिलेशन इसने कई बार अलग अलग सवाल में पूछा गया है, तो इसको हल्के मत लेना। मेमोरी और अमनेसिया अच्छे से पढ़ लेना भाई। अगला सवाल देखो इसने क्या बोला है। भाई हैप्पी का रिलेशन दे रखा है मर्थफुल से, तो मुझे बताना है सैड का रिलेशन क्या होगा। देखो हैप्पी मतलब तो बच्चा बच्चा जानता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश वाला, ठीक है। मर्थफुल मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी खुश ही होगा भाई, क्योंकि देखो लास्ट में फुल लगा है। जहां पर भी लास्ट में फुल हो ना, आपका दूध का गिलास भरा है तो आप खुश हो, है ना। वही आपका अगर पैसों से आपका बटुआ भरा है तो आप खुश हो, बिल्कुल। तो जहां पर भी चीजें फुल आती है ना, तो वहां पे हाउसफुल, तो सिनेमा वाला भी खुश है। तो जिस तरीके से जहां पर लास्ट में फुल आता है ना, वहां पे यूजुअली खुशी का माहौल होता है। तो हैप्पी और खुश दोनों एक दूसरे के क्या सिनोनियम्स है। तो सैड का सिनोनियम मुझे ढूंढना है, मतलब जब आपस में ये दोनों सिनोनियम है तो दूसरे वाला के भी सिनोनियम होने चाहिए। अब आप ही देखो इसमें से कौन सा हो सकता है। देखो ग्लीफुल है, लास्ट में फुल दे रखा है, तो ये भी अपना खुशी के लिए ही होगा भाई। यहाँ पे सैड है, इसका सिनोनियम मतलब कोई ऐसा चीज जो दुख हो, दुखी वाला चीज हो। फुल दे रखा है लास्ट में। मैं ये नहीं बोला कि हाँ इनकी मीनिंग याद करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। अगर आपको नहीं मीनिंग पता तो भी आप ऑप्शन कैसे टिक करके आओ, वो भी सही। ये तो गलत हो जाएगा, ये तो खुशी से रिलेट कर रहा है। अच्छा जोली, जोली LLB आपने मूवी देखी है। जोली 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 मतलब जोय वाली फीलिंग आ रही है, जोय। इसका मतलब ये भी हंसी से रिलेटेड है, और डेफिनेटली भाई ये हैप्पी से रिलेटेड है। इसका मीनिंग भी हैप्पी से रिलेटेड है, इसलिए ये भी नहीं होगा, है ना। हमें तो सैड का सिनोनियम ढूंढना है। अच्छा मोरोसो क्या, अगर आप पढ़ोगे मोरोसे, मोरोसे, मोरोसे मतलब थोड़ा सा उदास उदास नहीं लग रहा। भले ही इसमें रोज छुपा हुआ है, भले ही रोज हम देते हैं अपनी, जब हमारे अंदर एक अलग ही खुशी रहती है, लेकिन उसके आगे मो और लिख दिया, मतलब मेरी रोज को मार दिया, मेरी खुशी को मार दिया, मोरोसे।
मूडों से मेरा मूड रोज खराब हो गया है, मतलब वैसी चीज है। कंटेंटेड का मतलब ये आप समझ जाओ सेटिस्फैक्शन होता है, अगर मुझे किसी भी चीज से मतलब सेटिस्फैक्शन है तो। और सेटिस्फैक्शन कब होती है, जब जब सेटिस्फैक्शन होती है तो मैं खुश हो जाता हूँ ना, तो कंटेंटेड मतलब ये एक हैप्पी डिनोट कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। मोरो से आप इसको थोड़ा सा पढ़ के भी अंदाजा वगैरह लगा सकते हो, उतना हार्ड यहाँ पे नहीं दे रखा ऑप्शन। अगला सवाल देखो, ऑथर का रिलेशन दे रखा है बुक से, तो मैं इस बात कर सकता हूँ कि हाँ ऑथर बुक लिखता है या फिर ऑथर बुक वगैरह उसका है विधाता। तो रेप्टाइल और वेब में क्या रिलेशन है, क्या इस स्पाइडर और वेब में क्या रिलेशन, क्या स्पाइडर वेब बनाता है, वेब मतलब वेबसाइट नहीं है भाई, वेब वेब मतलब वो है जाली, इस तरीके से जो मकड़ी का जाली होता है ना, ये मकड़ी का जाली वो अपना वेब होता है, ठीक है। अच्छा रेप्टाइल और क्राउल, क्राउल मतलब देखो कई बार ऐसे होता है कि धीरे 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 चलना, या फिर आपके उंगली पे कोई आपके शरीर पे कुछ फील हो रहा है कि टच वगैरह करना, वो होता है क्राउल। तो रेप्टाइल और क्राउल, भाई जिस तरीके से ऑथर बुक लिखता है उस तरीके से क्या रेप्टाइल और क्राउल बनाता है, ऐसा कुछ रिलेशन ही नहीं है। क्या मदर सन बनाते हैं, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है भाई, वैसा रिलेशन नहीं है जिस तरीके से ऑथर बुक लिखता है ना। मदर और सन में आप ये मत कर देना कि हाँ मम्मी सन बनाती हैं, नहीं नहीं, वो अलग होती है भाई प्रक्रिया। डॉक्टर क्या मेडिसिन बनाता है, डॉक्टर मेडिसिन बनाता नहीं भाई, डॉक्टर मेडिसिन लिखता है ना। एक्चुअली में देखो यहाँ पे ऑथर बुक बनाता ही तो है ना भाई, उसके अंदर का पूरा कंटेंट उसी ऑथर का होता है, तो डॉक्टर मेडिसिन के अंदर का पूरा कंटेंट डॉक्टर का थोड़ी ना होता है, इसलिए बच गया ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट। स्पाइडर मतलब वही मकड़ी, स्पाइडर मैन वाला मकड़ी बना लेता था ना, तो वही स्पाइडर मतलब मकड़ी, और वेब मतलब जाला, तो मकड़ी अपनी जाला खुद बनाती है, इसलिए इसका विधाता यही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। अच्छा रूम का रिलेशन दे रखा है सीलिंग से, सीलिंग मतलब छत भाई, ठीक है, और रूम मतलब कमरा। अच्छा जिस तरीके से जैसे ये अपना कमरा है और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा उसका सीलिंग, तो माउथ का किससे रिलेटेड होगा, जैसे रूम का छत, तो माउथ का छत, मुंह का छत क्या होता है, जैसे अपनी जो जीभ है ना ऊपर चिपकाओ तो पैलेट बोलते हैं उसे, तालू बोलते हैं, थ्रोट नहीं बोलेंगे, लिप नहीं बोलेंगे, टीथ नहीं बोलेंगे, पैलेट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा स्टडीज रिलेटेड टू नॉलेज, भाई मैं नॉलेज को प्राप्त करने के लिए स्टडी करता हूँ ना, पैसे कमाने के लिए या फिर मार्क्स गेन करने के लिए, जैसे यहाँ पे अभी आप समझो केवल मार्क्स गेन करने के लिए मैं स्टडी नहीं करता भाई, नॉलेज गेन करता हूँ ताकि उस नॉलेज से मैं किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाऊँ। केवल मार्क्स लाना अगर मेरा मकसद होता तो रट्टा भी कर सकते हैं, तो स्टडी हम नॉलेज के लिए करते हैं। इन द सेम वे दैट वर्क इज रिलेटेड टू, क्या सैलरी के लिए हम काम करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे स्टडी का मार्क्स से रिलेटेड होता ना, उस तरीके से वर्क का सैलरी से रिलेटेड होता। लेकिन स्टडी का इसने नॉलेज दे रखा है, इसलिए वर्क का सैलरी से नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट से भी नहीं होगा, एक्सपीरियंस होगा, हम वर्क करते हैं ताकि हमें एक्सपीरियंस मिले। ट्रेनिंग भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल कर, हमें बेस्ट आंसर ढूंढना होता है भाई, रीजनिंग है ये, मैथ नहीं है। अच्छा ग्रीफ और कॉन्सोलेशन देखो, ग्रीफ मतलब क्या होता है, ग्रीफ मतलब होता है सैड, ये एक वन ऑफ द वोकैब है भाई जो आपको याद करना पड़ेगा। कॉन्सोलेशन मतलब सांत्वना होती है, मान लो कोई दुखी है और मैं उसको कौन, अरे कोई नहीं भाई होता रहता है, मान लो कोई एग्जाम में फेल हो गया तो मैं उसको अरे नहीं भाई फर्स्ट अटेम्प्ट ही तो है भाई, है ना। अब इसको समझ के सेकंड अटेम्प्ट में भी आप ऐसे मत करने लगना कि हाँ सेकंड अटेम्प्ट ही तो है भाई, उसका तो थर्ड अटेम्प्ट में हुआ था तो मेरा भी हो जाएगा। सांत्वना हम देते हैं कि हाँ भाई कोई नहीं यार, ये हार जीत चलती रहती है, तो एक तरीके से उसको कंफर्ट फील कराना कि हाँ भाई ज्यादा उदास मत हो, एक और अटेम्प्ट मार, एक और फाइट मार, या फिर कुछ नया सोच, कुछ नया देख, उस तरीके से हम उसको कंफर्ट दिलाते हैं। तो अगर कोई दुख है, सैड है, कंफर्ट है, एक दूसरे के क्या है एंटोनियम फील हो रहे हैं, बिल्कुल एंटोनियम है, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह भी हमें अपने ऑप्शन में से एंटोनियम ही ढूंढना है भाई। ड्राउट और फैमिन में क्या रिलेशन होगा, भाई फैमिन मतलब महामारी, भुखमरी, इस तरीके से रिलेटेड, और ड्राउट एक महामारी है, एक दूसरे के वो नहीं है ना, अपोजिट नहीं है। हैप्पीनेस और एक्साइटेशन ये भी अपोजिट नहीं है। प्लैनेट और रिवोल्यूशन ये भी अपोजिट नहीं है, प्लैनेट और रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब चक्कर काटना, प्लैनेट मतलब अलग चीज है। अच्छा पेन और अब तीन मैंने ऑप्शन जब काट ही दिए, बचा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। पेन मतलब दर्द हो रहा है, सेडेटिव मतलब वो दवाइयाँ वो चीजें जिससे मेरा पेन कम हो, तो यहाँ पे जिस तरीके से दुख मेरा कम हो रहा है कंफर्ट सांत्वना देने से, उसी तरीके से सेडेटिव वगैरह से मेरा जो पेन है वो भी कम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, डिस्कनेक्ट का रिलेशन रखा है यूनिटी से, डिस्कनेक्ट मतलब एक दूसरे से अनकनेक्ट कर देना भाई, हट अलग कर देना। यूनिटी मतलब एकजुट कर देना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एंटोनियम है। मेंड मतलब होता है भाई मरम्मत करना, मेंड मतलब क्या होता है, मरम्मत करना, मतलब किसी भी चीज को बनाना, अगर टॉर्च टूट गया, बैटरी टूट गई, कुछ भी मतलब टूट गया तो उसको मरम्मत करना, बनाना, तो मेंड मतलब बनाना। तो दूसरा वो चीज होगा जहां पे तोड़ना होगा, क्योंकि एंटोनियम है ना भाई, यहाँ पे डिस्कनेक्ट का और यूनिटी में एंटोनियम का रिलेशन है, तो मरम्मत और दूसरा वाला जो आएगा वो तोड़ने वाला, तोड़ने वाला एक ही दिख रहा है, डैमेज। स्टिच मतलब तो सिलना होता है, डिस्कम्फर्ट तो मतलब
कंफर्ट ना रहना, रफ मतलब भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो डैमेज अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अच्छा, निमोनिक का रिलेशन दे रखा है मेमोरी से। भाई निमोनिक मतलब वही छोटे छोटे शॉर्टकट्स जो हम बनाते हैं किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए कई बार बनाया होगा, देखा होगा निमोनिक्स, ठीक है। तो निमोनिक्स हम बनाते हैं ताकि उसको मेमोरी में रख पाए, मेमोराइज कर पाए। तो क्या ड्रामा इसलिए करते हैं एक्टिंग कर पाए? चल यार, ड्रामा और एक्टिंग तो सेम ही है। ऑडिशन हम इसलिए करते हैं कि म्यूजिक गा पाए? नहीं यार, म्यूजिक तो हम बिना ऑडिशन के भी गा सकते हैं। क्या सेडेटिव हम इसलिए करते हैं कि स्लीप हो पाए? देखो अभी यहाँ पे सेडेटिव से रिलेटेड मैंने कुछ बताया था ना, सेडेटिव मतलब एक ऐसी चीज जिससे मेरा दर्द वगैरह कम हो जाए और मैं एकदम कंफर्ट फील करूँ। तो यहाँ पर भी तो देखो यही है, सेडेटिव मतलब किसी भी तरीके का दर्द वगैरह कम हो जाए, मतलब मुझे आराम मिले, और आराम मिलता है तो मैं क्या करता हूँ? सोता हूँ। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑडियंस और स्पीच से भी कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। समझो भाई, ऑडियंस और स्पीच में क्या रिलेशन है? तो जिस तरीके से मैं निमोनिक बनाता हूँ ताकि मेमोराइज कर पाऊँ, उसी तरीके से मैं सेडेटिव वगैरह, कोई दवाई समझ जाओ, सेडेटिव लेता हूँ आराम करने के लिए ताकि मैं सही से सो पाऊँ। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, जियोलॉजी का रिलेशन दे रखा है रॉक से। रॉक मतलब वही पत्थर वगैरह। एक्चुअली में जो जियोलॉजी होता है ना, जहां पर भी लास्ट में लॉजी दिया आएगा, उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग। अब यहाँ पे जियो, जियो मतलब जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में हम अर्थ वगैरह के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अब अर्थ का मतलब क्या है? जो भी वहां पे पत्थर होंगे, नदियां होंगी, पानी वगैरह, उन सभी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जियोलॉजी का मतलब होता है एक्चुअली में स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स वगैरह, ठीक है। रॉक मतलब जो भी सारी चीजें अर्थ में आती है वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं जियोलॉजी में। तो यहाँ पे रॉक्स वगैरह दे रखा है, हालांकि रॉक्स की स्टडी को एक अलग बोलते हैं, लेकिन वो ना यहाँ पे जियोलॉजी भी दे रखा है तो जियोलॉजी चलेगा। तो जिस तरीके से जियोलॉजी रॉक्स की स्टडी को कहते हैं, साइटोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? साइटोलॉजी स्टडी कहते हैं सेल की, ठीक है। अच्छा, इसकी मैंने टेबल भी लाई रखी है, ठीक है, बनाई थी मैंने। तो यहाँ देखो, रॉक्स किसकी स्टडी को बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। और अर्थ की स्टडी को बोलते हैं जियोलॉजी, मैंने बताया था ना। लेकिन यहाँ चलेगा क्योंकि रॉक्स और अर्थ के अंदर ही आता है ना। मैक्सिमम हम अर्थ इसलिए पढ़ते हैं, इसमें रॉक्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं अर्थ में। तो जियोलॉजी भी हम उसको कई बार बोल देते हैं। तो जिस तरीके से जियोलॉजी अपना रॉक्स की स्टडी को बोलते हैं, उसी तरीके से साइटोलॉजी हम सेल की स्टडी को बोलते हैं। यहाँ पे यही पूछा है ना, साइटोलॉजी हम क्या बोलेंगे? सेल की स्टडी को। तो ये टेबल आपने जहाँ पर भी नोट्स वगैरह बनाए होंगे रीजनिंग के थोड़े बहुत भी, तो वहाँ पे इंक्लूड कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया होगा। बाकी स्क्रीनशॉट से कभी पढ़ते नहीं हो, लेकिन कॉपी में इंक्लूड कर लेना भाई, और रिवीजन कर लेना जब मॉक टेस्ट वगैरह देने जाना तो। अच्छा, बार्टर और कमोडिटीज क्या होता है? देखो बार्टर क्या होता है, जैसे जो पुराने जमाने में जो आदिवासी रहते थे, उनके पास पैसा वगैरह तो होता नहीं था, उनके पास क्या, किसी के पास भी नहीं होता था उस समय, एकदम बहुत पहले। तो उस समय क्या करते थे ना तब, लेकिन दिमाग तो होता था, तो लोगों ने क्या करना शुरू किया कि भाई मेरे पास 1 किलो गेहूं है, इसको लेके 2 आइसक्रीम दे दो, मेरे बच्चों को खाने का मन कर रहा है। तो उसी सिस्टम को कहते थे हम बार्टर, क्योंकि उसमें पैसा नहीं होता, तो हम चीजों को एक्सचेंज करके, और उन चीजों को हम कहते हैं कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज को एक्सचेंज करके हम बार्टर सिस्टम उसको ही कहते हैं। मतलब बार्टर सिस्टम में हम कॉमोडिटीज को एक्सचेंज करते थे। कॉमोडिटीज मतलब इसने साफ सीधी चीजें न लिखकर कॉमोडिटीज लिखी, हमें कंफ्यूज करना चाहता है एग्जामिनर, लेकिन हम भी 4 कदम आगे हैं उससे। कॉमोडिटीज का मतलब हमें पता है, उसका मतलब होता है कोई भी चीज और उसको एक्सचेंज करते हैं, तो हम बार्टर सिस्टम में करते थे। तो क्या डिजीज एक्सचेंज करते हैं हम ट्रीट में? नहीं। जैसा हम अपने क्वेश्चन में पढ़ेंगे ना भाई, वैसा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या डिस्कशन एक्सचेंज करते हैं डिबेट में? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ट्रैफिक एक्सचेंज करते हैं मूवमेंट में? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। कोरिस्पोंड का मतलब तो एक ये भी होता है कि हाँ सेम सेम, जैसे ये अपने पास डायग्राम है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, अगर मैं दोनों ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाला साइड आपस में क्या कोरिस्पोंड है। एक तो ये मीनिंग होता है जो आप जानते होंगे, मैथ में पढ़ा होगा। दूसरा मीनिंग कोरिस्पोंड का ये होता है कि हम ना बार बार एक दूसरे को चिट्ठी लिख के बातें करें, कम्युनिकेशन करें, लेटर्स का एक्सचेंज करें। मेरा लेटर तुम पढ़ो, तुम्हारा लेटर तुम भेजोगी तो मैं पढ़ूंगा, तो इस तरीके से है। तो कोरिस्पोंड मतलब लेटर्स को एक्सचेंज करना, उसको पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। यहाँ पर बार्टर सिस्टम में कोमोडिटीज का एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ कोरिस्पोंड मतलब लेटर्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही भाई। आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन और समझ में भी आया होगा। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के हम सीरीज एक बना रखे हैं, प्लेलिस्ट बना देंगे, आप जाके चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हो। जो सभी चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करना है, डाउट वगैरह रहता है, आप जाके उसकी प्लेलिस्ट या फिर सर्च भी कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सर्च करके पूरा लाभ उठाओ भाई। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं हम किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।